नमस्कार। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक समाचार विश्लेषण। सत्र को प्रारंभ करने से पूर्व एक महत्वपूर्ण उद्घोषणा। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस के द्वारा साप्ताहिक समसामयिकी की एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में जो साप्ताहिक आर्थिकी सत्र को प्रारंभ किया गया है, उसके नवीन सत्र को आप आज यानी 5 सितंबर 2022 को रात 8 बजे देख सकते हैं। इस सत्र को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक इसे शेयर भी करें। सत्र के विषय आपके समक्ष हैं। आज के सत्र में हम चर्चा करेंगे भारत ऑस्ट्रेलिया संबंध, भारत बांग्लादेश संबंध, जमानत के प्रकार, कन्वर्जन थेरेपी के खिलाफ राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का फैसला तथा 5G परिनियोजन पर। सत्र के अंत में हम मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की चर्चा करेंगे और इससे संबंधित उत्तर संरचना भी हम आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आलेख आपके समक्ष है। इसे पेज नंबर 8 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर से है। मुख्य रूप से हम इसमें बात करने जा रहे हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया संबंधों पर। हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय संवाद ट्रैक 1.5 के 5वें दौर के संबंध में नई दिल्ली में मिलने वाले हैं। ट्रैक 1.5 कूटनीति का उपयोग कुछ विश्लेषकों के द्वारा उस स्थिति को परिभाषित करने के लिए किया जाता है जहां आधिकारिक और गैर आधिकारिक अभिकर्ता संघर्ष समाधान में सहयोग करते हैं। यह वार्ता न केवल संबंधों को बढ़ावा देने हेतु महत्वपूर्ण है, अपितु हिंद प्रशांत के भविष्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हमें यह ध्यान रखना होगा कि पहले भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य संपन्न हुए मुक्त व्यापार समझौते ने भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों को चर्चा में ला दिया था। जब हम बात करते हैं भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते की, जो दोनों देशों के मध्य एक प्रकार का एफटीए है, तो मुख्य रूप से यह भारत में ऑस्ट्रेलियाई माल के निर्यात के 85% से अधिक पर टैरिफ को समाप्त करता है। विशेषज्ञों का यह मानना है कि यह एफटीए द्विपक्षीय व्यापार को ऑस्ट्रेलियाई डॉलर लगभग 37 बिलियन से बढ़ाकर 60 बिलियन तक कर सकता है। इस व्यापार समझौते के माध्यम से कोयला और दुर्लभ मृदा तत्व सहित भारत में ऑस्ट्रेलियाई निर्यात पर शुल्क समाप्त हो जाएगा। साथ ही इस सौदे में वाइन और विभिन्न कृषि उत्पादों पर टैरिफ में चरणबद्ध कमी को भी शामिल किया गया है। यह सौदा सेवा के निर्यातों को बढ़ाने के लिए विस्तारित किया गया है, जिसमें भारतीय छात्रों के लिए अध्ययन और कार्य वीजा आदि को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा इंडिया इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी अपडेट के डेटा भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में 5 विदेशी छात्रों में से लगभग 1 भारत से है, जो पूरी फीस देने वाले भारतीय छात्रों को विदेशी छात्रों का सबसे बड़ा समूह बना देते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार यह मुक्त व्यापारिक समझौता आर्थिक संदेश देने के साथ ही राजनीतिक तौर पर भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमें ध्यान रखना होगा कि भारत की अनेक विशेषताओं के चलते ऑस्ट्रेलिया भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए कार्य कर रहा है। जैसे कि भारत क्रय शक्ति के आधार पर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के साथ साथ एक जीवंत मुक्त बाजार है। इसके अलावा भारत में तेजी से बढ़ता हुआ एक तकनीकी क्षेत्र है, जहां पर ईमानदार प्रेस और स्वतंत्र न्यायपालिका भी देखी जाती है। इसके अलावा भारत की सरकार बुनियादी ढांचे की कमी को तेजी से दूर करने के लिए भी कार्य कर रही है। ऑस्ट्रेलिया में 7 लाख से अधिक भारतीय मूल के लोग रहते हैं, जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच के संबंधों में महत्वपूर्ण सेतु के रूप में कार्य करते हैं। हाल के वर्षों में जिस प्रकार से इंडो पैसिफिक क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया आदि देशों के विरुद्ध चीन की आक्रामकता बढ़ी है, इससे भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के हितों का वास्तव में अभिसरण हो जाता है। दोनों देशों के लिए रूस का यूक्रेन पर आक्रमण भी एक महत्वपूर्ण चुनौती है, क्योंकि भारत के ज्यादातर हथियारों का आयात रूस से ही होता है और भारत के 70% मिलिट्री हार्डवेयर भी रूसी निर्मित ही हैं। भारत के लिए आज रक्षा क्षेत्र में विविधीकरण एक बड़ी चुनौती के रूप में विद्यमान है, जिसमें अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही सहायक राष्ट्रों के रूप में कार्य कर सकते हैं। हमें ध्यान रखना होगा कि हालांकि अतीत में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच के जो संबंध हैं वह उतार चढ़ाव बढ़े रहे हैं,
जैसे कि भारत के द्वारा 1998 में परमाणु परीक्षण किए जाने पर ऑस्ट्रेलिया के द्वारा इसकी तीखी आलोचना की गई थी। साथ ही 2009-2010 में मेलबर्न में भारतीय छात्रों पर हमले के मामले को लेकर भी संबंधों में उतार देखा गया था। हालांकि वर्तमान में दोनों ही देश आर्थिक उदारीकरण के मानदंडों और लोकतांत्रिक सिद्धांतों को साझा करते हैं तथा एक नियम आधारित व्यवस्था की भी बात करते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही क्वाड में सहयोग के माध्यम से हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की आक्रामकता का सामना करने के लिए भी कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा हाल के वर्षों में भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य संबंधों को बहुआयामी बनाए जाने की दिशा में कार्य किया गया है, जिसके तहत संबंधों को न केवल रणनीतिक रूप दिया गया है बल्कि 2+2 वार्ता के माध्यम से संबंधों को विदेश और रक्षा के स्तर पर भी बहुआयामी बनाने का प्रयास किया गया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों परमाणु क्षेत्र में भी सहयोग को बढ़ावा दे रहे हैं। वर्तमान में जिस प्रकार से आर्थिक अनिश्चितता देखी जा रही है, उस दृष्टिकोण से भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध भविष्य में और भी बेहतर होने जा रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 9 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर से है। मुख्य रूप से हम इसमें बात करेंगे भारत बांग्लादेश संबंधों पर। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना आज से भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं। भारत में अपने प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री हसीना अजमेर शरीफ में प्रार्थना करेंगी और मुजीब छात्रवृत्तियां भी प्रदान करेंगी, जो कि 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान शहीद हुए या गंभीर रूप से घायल हुए 200 भारतीय सशस्त्र बलों के जवानों के वंशजों के लिए बांग्लादेश सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है। हाल के वर्षों में दोनों ही पक्षों ने दोनों देशों के मध्य उच्चतम स्तर सहित उच्च स्तरीय जुड़ाव को बनाए रखा है। प्रधानमंत्री हसीना की यह यात्रा दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करेगी। इस पृष्ठभूमि में ही हमें भारत बांग्लादेश संबंधों के विविध पहलुओं को समझने की आवश्यकता है। जैसे कि यदि हम इसके संदर्भ में व्यापार संबंधों की बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार देश है और 2014 के बाद जिस प्रकार से दोनों के मध्य व्यापार देखा गया है, इससे दोनों के मध्य $10 बिलियन से अधिक की मात्रा का व्यापार संभव हो सका है। इसके अलावा व्यापार असंतुलन के निवारण के लिए भारत के द्वारा बांग्लादेश के कई उत्पादों को शुल्क मुक्त पहुंच भी प्रदान की गई है। भारत के द्वारा अति आधुनिक सुविधाओं के साथ एकीकृत चेक पोस्ट का भी विकास किया गया है ताकि दोनों के व्यापार को बढ़ावा दिया जा सके। इसके अलावा भारत बांग्लादेश के विकास में महत्वपूर्ण साझेदार है, जिसमें सड़कों का विकास, रेलवे, परिवहन और बंदरगाहों आदि के विकास में भारत के द्वारा सहयोग दिया गया है, जिसमें लाइन ऑफ क्रेडिट की भूमिका होने के साथ ही लघु विकास परियोजनाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। हमें ध्यान रखना होगा कि बांग्लादेश भारत की नेबरहुड फर्स्ट और एक्ट ईस्ट नीतियों के केंद्र में है। साथ ही भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने में भी बांग्लादेश की भूमिका महत्वपूर्ण है। भारत के द्वारा संकट के समय में भी बांग्लादेश को सबसे पहले मानवीय सहायता प्रदान की गई है, जैसे कि 2007 में चक्रवात सिद्र के द्वारा उत्पन्न संकट से सहायता दिया जाना। इसके अलावा वर्तमान कोविड-19 वैश्विक महामारी से निपटने के लिए भी विविध प्रकार के सहयोगों को प्रदान किया गया है। भारत और बांग्लादेश सैन्य सहयोग पर भी कार्य कर रहे हैं, जिसके तहत दोनों देशों के सशस्त्र बलों के द्वारा नियमित रूप से संप्रति और मिलन जैसे संयुक्त सैन्य अभ्यासों को भी किया जाता है। भारत के द्वारा बांग्लादेश को भारत से रक्षा उत्पादों को आयात करने के लिए $500 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट भी प्रदान किया गया है। विशेष रूप से शेख हसीना के काल में भारत और बांग्लादेश के मध्य सुरक्षा और आसूचना संबंधी सहयोग में भी वृद्धि देखी गई है।
इसके चलते पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारत विरोधी आतंकवादी शिविरों और उग्रवाद पर अंकुश स्थापित होना संभव हो सका है और बांग्लादेश में उग्रवाद को नियंत्रित करने में इसकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। दोनों ही देश विभिन्न संगठनों के भी सदस्य हैं, जिसमें सार्क, बिम्स्टेक, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन और राष्ट्रमंडल की गणना की जा सकती है। इससे बहुपक्षीय सहयोग मजबूत होता है। इसमें बांग्लादेश के द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के निर्वाचन का भी समर्थन किया गया है। इसके अतिरिक्त दोनों देशों की सरकारें 1965 से पहले के भारत और बांग्लादेश के मध्य विद्यमान रेल संपर्क और अन्य प्रकार के कनेक्टिविटी संपर्कों को भी पुनर्स्थापित करने पर कार्य कर रहे हैं, जैसे कि भारत में हल्दीबाड़ी और बांग्लादेश में चिल्हाटी के मध्य रेल संपर्क का उद्घाटन किया गया है। इसके अलावा अखोरा अगरतला रेल संपर्क पर भी कार्य चल रहा है। दोनों देशों के द्वारा बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और भारत यानी BBIN समझौते के माध्यम से भी यात्री, व्यक्तिगत एवं मालवाहक वाहनों के आवागमन के विनियमन के लिए मोटर वाहन समझौते 2015 के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए भी प्रतिबद्धता को जाहिर किया गया है। हाल ही में बांग्लादेश के द्वारा भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में माल परिवहन के लिए अपने अंतर्देशीय मार्ग तथा चटगांव और मोंगला बंदरगाहों का उपयोग करने की अनुमति भी प्रदान की गई है। सीमा प्रबंधन के संदर्भ में भी हाल के वर्षों में भारत और बांग्लादेश के मध्य सौहार्द देखा गया है। भारत बांग्लादेश के साथ अपनी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करता है। 2015 में लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट यानी भूमि सीमा समझौते के अनुसमर्थन और 2014 में बंगाल की खाड़ी में समुद्री सीमा के परिसीमन ने दोनों देशों के मध्य दीर्घ समय से लंबे सीमा विवादों का भी शांतिपूर्ण समाधान कर दिया है। हमें इसके संदर्भ में पर्यटन को भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि भारत में रोगों का उपचार कराने आने वाले अंतर्राष्ट्रीय रोगियों के 35% से अधिक भागीदारी बांग्लादेश की देखी जा सकती है। इसके अलावा पारिस्थितिकी संरक्षण के संदर्भ में दोनों देशों ने सुंदरवन के संरक्षण के संदर्भ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत सरकार बांग्लादेश के क्षमता निर्माण, मानव संसाधन विकास के लिए भी कार्य कर रही है, जिसके तहत बांग्लादेश सिविल सेवा के अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों और न्यायिक अधिकारियों को भारत के द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है। बांग्लादेश भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग यानी आईटेक का भी महत्वपूर्ण साझेदार देश है और बांग्लादेश के लगभग 800 प्रतिभागी प्रतिवर्ष इस प्रकार के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का लाभ उठाते हैं। इसके अलावा IIT, NIT में बांग्लादेश से आए छात्रों को ICCR के द्वारा छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाती है। हालांकि संबंधों की प्रगाढ़ता के बावजूद कुछ ऐसी चुनौतियां विद्यमान हैं जिसके निवारण के लिए कार्य किए जाने की आवश्यकता है, जैसे कि बांग्लादेश से अवैध प्रवासन ने पूर्वोत्तर के सीमावर्ती राज्यों में जनसांख्यिकीय बदलाव लाए हैं, जिससे स्थानीय लोगों और प्रवासियों के मध्य सामाजिक निर्जातीय तनाव उत्पन्न हुआ है। भारत और बांग्लादेश के मध्य तीस्ता नदी के जल बंटवारे को लेकर भी तनाव देखा जा रहा है, जिसको सुलझाए जाने की आवश्यकता है। हाल ही में बांग्लादेश में कट्टरता में वृद्धि देखी जा रही है और इसलिए बांग्लादेश की राजनीति में भी कट्टरपंथियों का प्रभाव बढ़ा है। इस क्षेत्र में इस्लामिक स्टेट जैसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठनों की बढ़ती उपस्थिति भी भारत के लिए गंभीर चिंता का विषय हो सकता है। इन चुनौतियों के साथ ही सीमा पर अपराध और बांग्लादेश में भारत को लेकर जो नकारात्मक धारणा है उसको भी बेहतर तरीके से निवारित किए जाने की आवश्यकता है। तभी भारत और बांग्लादेश के मध्य बेहतर सहयोगात्मक दृष्टिकोण के आधार पर भारत बांग्लादेश संबंधों को और बेहतर किया जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 8 में दी गई एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से है। मुख्य रूप से हम इसमें बात करेंगे जमानत के प्रकारों पर। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मानवाधिकार कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को अंतरिम जमानत दे दी, जिन्हें इस साल जून में गिरफ्तार किया गया था। सुनवाई के दौरान न्यायाधीशों ने मामले की विभिन्न विशेषताओं को रेखांकित किया, जिन्होंने न्यायालय को परेशान किया है, जैसे कि तीस्ता सीतलवाड़ की गिरफ्तारी के 2 महीने बाद भी आरोप पत्र दाखिल करने में चूक होना, हाईकोर्ट के द्वारा जमानत याचिका का लंबा स्थगन,
जमानत से इनकार करने के लिए किसी भी गंभीर अपराध के कमीशन के संदर्भ में आरोपों की कमी। सुप्रीम कोर्ट के इन सवालों ने राज्य की कार्यवाही में एक प्रकार के द्वेष को उजागर किया है। साथ ही ये प्रश्न इस विशिष्ट मामले से भी परे जाते हैं जिसका निवारण किए जाने की आवश्यकता है। इसी परिप्रेक्ष्य में हमें विभिन्न प्रकार की जमानतों को भी समझे जाने की आवश्यकता है। जैसे कि सबसे पहले इसमें आपको नियमित जमानत को ध्यान रखना होगा, जो देश के किसी भी न्यायालय के द्वारा एक ऐसे व्यक्ति को रिहा करने का निर्देश है जो पहले से ही गिरफ्तार है और जिसे पुलिस हिरासत में रखा गया है। ऐसी जमानत के लिए कोई व्यक्ति सीआरपीसी की धारा 437 और 439 के तहत आवेदन कर सकता है। इसके तहत आपको अंतरिम जमानत को भी समझना होगा। अग्रिम जमानत या नियमित जमानत की मांग करने वाला आवेदन न्यायालय के समक्ष लंबित होने तक न्यायालय द्वारा अस्थायी और छोटी अवधि के लिए दी गई जमानत को अंतरिम जमानत कहा जाता है। इसमें आपको अग्रिम जमानत भी समझनी चाहिए, जिसमें किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किए जाने से पहले ही जमानत पर रिहा करने का निर्देश जारी किया जाता है। ऐसी जमानत तब ली जाती है जब व्यक्ति को गिरफ्तारी की आशंका होती है और ऐसी जमानत के लिए एक व्यक्ति दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी की धारा 438 के तहत एक आवेदन दायर कर सकता है। हालांकि ये जमानत केवल सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा ही जारी की जाती है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 8 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में सामाजिक न्याय से है। इसमें हम बात करने जा रहे हैं कन्वर्जन थेरेपी के खिलाफ राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के फैसले पर। हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने एक अहम और स्वागत योग्य कदम उठाते हुए एलजीबीटी समुदाय के खिलाफ भेदभाव की एक और परत को समाप्त कर दिया है। आयोग ने कन्वर्जन थेरेपी को पेशेवर कदाचार घोषित किया है और राज्य चिकित्सा परिषदों को दिशा निर्देश का उल्लंघन करने वालों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अधिकार दिया है। आपको ध्यान रखना है कि महिला समलैंगिक लेस्बियन, पुरुष समलैंगिक गे और ट्रांसजेंडर आदि को अक्सर रूपांतरण या कन्वर्जन थेरेपी दी जाती है ताकि उनके यौन रुझान या लैंगिक पहचान में जबरन बदलाव लाया जा सके। यह थेरेपी खासकर कम उम्र के लोगों को दी जाती है। ऐसी थेरेपी में मनोरोग संबंधी उपचार, मनोदैहिक दवाओं का इस्तेमाल, इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी, झाड़ फूक और हिंसा तक को शामिल किया जाता है। इससे लोगों को सदमा भी पहुंच सकता है, साथ ही वे अवसाद और हिंसा की चपेट में आ सकते हैं या फिर नशीली दवाओं के इस्तेमाल और यहां तक कि आत्महत्या जैसे कदम को भी उठा सकते हैं। इसके संबंध में अमेरिकी मनोचिकित्सा अकादमी का मानना है कि कन्वर्जन थेरेपी के तहत उपचार इस झूठे आधार के तहत किए जाते हैं कि समलैंगिकता और अलग तरह की लैंगिक पहचान एक मनोविकार है। हालांकि वर्तमान में यह साबित हो चुका है कि समलैंगिकता मनोविकार नहीं है। मनोविकार ना होने का मतलब यह है कि ऐसे किसी भी कन्वर्जन थेरेपी की आवश्यकता ही नहीं है। विशेषज्ञों के अनुसार ये नोटिस समलैंगिकों के लिए समावेशी समाज बनाने की दिशा में उठाया गया एक छोटा सा कदम है। हालांकि एलजीबीटी समुदाय के लिए अभी और भी बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए बदलाव हमें सामाजिक स्तर पर लाना होगा और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 से भी आगे जाना होगा। इस लिहाज से देखें तो भारतीय समाज और संस्थानों को भी लंबा सफर तय किया जाना बाकी है। इसके लिए हमें मानव के विविध आयामों को समझना होगा और हर किसी को बराबर सम्मान देना होगा, चाहे उसकी लैंगिक पहचान और यौन रुझान कोई भी हो। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 10 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 3 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी से है। इसमें हम बात करेंगे 5G परिनियोजन पर। 1980 के दशक की शुरुआत में मोबाइल संचार की शुरुआत के बाद से कंपनियां और उपभोक्ता सूचना भेजने और प्राप्त करने के नए तरीकों को अपना रहे हैं। इस युग की पहली पीढ़ी की तकनीक ने लोगों को अपने मोबाइल हैंडहेल्ड उपकरणों के माध्यम से कॉल करने और प्राप्त करने की सुविधा दी, जबकि दूसरी और तीसरी पीढ़ी ने सेल फोन में टेक्स्ट और मल्टीमीडिया मैसेजिंग के साथ साथ ईमेल सेवाओं को जोड़ दिया है।
पिछले दशक की शुरुआत में 4G के आगमन ने मोबाइल टेलीफोन परिदृश्य को भी बदल दिया है। यह प्रतिमान बदलाव उपयोगकर्ताओं को 3G से 3 गुना अधिक गति से वीडियो स्ट्रीम और डाउनलोड करने देता है। 4G सक्षम सेलफोन के साथ लोग टेलीफोन नेटवर्क के बजाय इंटरनेट पर कॉल कर सकते थे। इस पीढ़ी के 4G प्लस विकास ने लोगों के लिए इंटरनेट से जुड़ना और बात करना भी आसान बना दिया है। 2010 की शुरुआत में 4G की शुरुआत के बाद से स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं की संख्या में भी काफी वृद्धि देखी गई है। आंकड़ों के अनुसार दुनिया में स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या 2016 में 3.7 बिलियन से लगभग दुगनी होकर 2022 में 6.6 बिलियन पर पहुंच गई है। वर्तमान में हम एक 5G आधारित कनेक्टेड भविष्य पर हैं। इसका मतलब है कि 4G संगत उपकरणों से भरी दुनिया में 5G आधारित सेवाओं को तैनात किया जाएगा। ऐसे में टेलीकॉम ऑपरेटरों के पास दो विकल्प हैं। वे या तो एक गैर स्टैंड अलोन या फिर एक स्टैंड अलोन आर्किटेक्चर का निर्माण कर सकते हैं। एक गैर स्टैंड अलोन ढांचे में ऑपरेटर 5G सेवाओं को तैनात करने के लिए अपनी मौजूदा स्थापित क्षमताओं और आर्किटेक्चर का उपयोग कर सकता है। इसके विपरीत एक स्टैंड अलोन मॉडल एक प्योर प्ले 5G आर्किटेक्चर है जो ऑपरेटरों को 5वीं पीढ़ी की क्षमता की पूरी श्रृंखला को प्रदान करता है। इसके माध्यम से उन्हें नेटवर्क का उपयोग करने को दिया जाता है। इस आर्किटेक्चर में सब कुछ नए सिरे से लगाया जाता है। वर्तमान में विभिन्न देश और फर्म 5G परिनियोजन के विभिन्न चरणों में हैं। इसमें टेलीकॉम ऑपरेटर्स अगले कुछ वर्षों में 5G को एक स्टैंड अलोन भविष्य की ओर ले जाने वाले हैं। यह न केवल उनके नेटवर्क संचालन को सरल करेगा, अपितु उपयोगकर्ता अनुभव में भी सुधार करेगा। यह उम्मीद की जा रही है कि जिस तरीके से 4 दशक पहले मोबाइल डिवाइस आधारित संचार युग ने लोगों को नई तकनीक के अनुकूल बनाया, उसी तरह 5G तकनीक भी संभावित रूप से उपयोगकर्ताओं को नए तरीके से कनेक्ट करने और सूचनाओं का आदान प्रदान करने में मदद करेगा। अब हम बात कर लेते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की। पहला प्रश्न है, द्विपक्षीय संवाद ट्रैक 1.5 का 5वां दौर नई दिल्ली के साथ कैनबरा के गहरे संबंधों की गति को निर्धारित करेगा। भारत ऑस्ट्रेलिया हालिया संबंधों की पृष्ठभूमि में चर्चा करें। 250 शब्द 15 अंक। दूसरा प्रश्न है, बांग्लादेश के साथ संबंध अभी भी भारत की पड़ोसी कूटनीति में सबसे उज्जवल स्थान है। 250 शब्द 15 अंक। पहले उत्तर की संरचना की भूमिका में आप द्विपक्षीय संवाद ट्रैक 1.5 का सामान्य परिचय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों में हालिया घटनाओं पर प्रकाश डालेंगे, भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों की सकारात्मकताओं को बताएंगे तथा संबंधों की चुनौतियों और उसके कुछ उपयुक्त निवारण उपायों को भी देंगे। अंत में आप एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे और इस रूप में आपका उत्तर पूर्ण होगा। दूसरे उत्तर की संरचना की भूमिका में आप भारत बांग्लादेश संबंधों का सामान्य परिचय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप भारत बांग्लादेश संबंधों में हालिया घटनाओं पर प्रकाश डालेंगे, भारत बांग्लादेश संबंधों की सकारात्मकताओं को बताएंगे और संबंधों की चुनौतियों और कुछ उपयुक्त प्रकार के निवारण उपायों को भी देंगे। अंत में आप एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे और इस रूप में आपका उत्तर पूर्ण होगा। बायजूस एग्जाम प्रेप IAS के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।